हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 16 जनवरी 2021 और आज से मैं यह प्लान बनाया हूं कि आपके लिए प्रतिदिन लुसेंट के हर चैप्टर को विश्लेषणात्मक पूर्वक मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करूं और हर टॉपिक को मैं जितना मेरे पास अनुभव है वो आपके साथ शेयर करके अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूं। क्योंकि बहुत सारे कम्पिटिटिव स्टूडेंट्सों का ऐसा दिक्कत रहा है कि वो लुसेंट तो पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न को मिस करके आ जाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसी कड़ी में मैं प्रतिदिन आपके लिए लेकर आता रहूँगा। क्या है समझिए, पहले बात से समझते चलिए। क्या कहता है कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। क्या संक्षिप्त इतिहास रहा है भारतीय संविधान का? तो 1757 की प्लासी की लड़ाई, पहला क्वेश्चन यही बन गया कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में हुई थी। और 1764 के बक्सर युद्ध, तो बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। यहाँ पर समझना क्या है कि जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। और वो सीढ़ियाँ कौन कौन है जो समझिए, आप डिटेल से समझते चलिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला सीढ़ी यही है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब देखिए, ये दोनों युद्ध के बाद रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। 1757 ईस्वी और 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध और प्लासी के युद्ध के बाद रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। कब लाया गया? तो 1773 ईस्वी को लाया गया। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। क्या महत्व है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, है ना। मतलब भारत में कैसे कंपनी को स्थापित करना है और इसको कैसे नियमित रूप से यहाँ चलाना है, इस पर जो है इसके लिए पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कानून बनाया गया, है ना। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, है ना। क्या किया गया? संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। और भी जानते चलिए, सारी बातें आपको बताया जाएगा। कहता है इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को समानता दी गई, है ना। पहली बार जो है कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। मतलब इससे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता नहीं थी। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इसकी मान्यता दी गई। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, है ना। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा रखा गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए अब इसकी विशेषताएं हैं। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। आप जरूर इस बात को याद रखिए, मैं इसी बात को शेयर करना चाहता हूं आपके साथ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन ला दिया गया। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किसको ला दिया गया? तो मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंगस। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस। 1774 से 85 इनका कार्यकाल है। 1774 से 85, ये भी आप याद रखिए। वारेन हेस्टिंगस। तो मतलब वारेन हेस्टिंगस को किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और भी आगे देखिए, एकदम समझते चलिए बारी बारी से क्या क्या कहता है कि इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार की स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। चलिए
इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट कहता है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम किस एक्ट के तहत की गई? तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो प्रथम बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ये जरूर आप याद रखिए, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन क्या क्या थे? जिसमें 3 मुख्य न्यायाधीश थे। अभी तो वर्तमान में 34 हो गए हैं, है ना, 34 मुख्य न्यायाधीश, 34 न्यायाधीश हो गए हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। अब चलिए, इस कहता है कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजाह इम्पे। कौन थे? एलिजाह इम्पे। तो एलिजाह इम्पे सर्वप्रथम कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्या बने? मुख्य न्यायाधीश बने। अन्य 3 न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। चलिए, तो ये बिल्कुल आप याद रखिए कि मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजाह इम्पे थे। आगे बढ़ते हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप जो है निजी व्यापार अपना नहीं कर सकते हैं, है ना। देखिए कैसे कैसे अपना पैर पसारते जा रहा है। और रिश्वत लेने पर मना, ये तो अच्छा काम था कि रिश्वत नहीं लेना, लेकिन आपने निजी, जब कंपनी का कर्मचारी आप बन गए हैं तो आप अपना निजी काम नहीं कर सकते हैं। किस एक्ट के तहत किया गया? तो इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया कि क्या क्या हो रहा है भारत में। इन सारी बातों पर नजर रखता था अंग्रेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था? तो रेगुलेटिंग डेट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। मतलब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग डेट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लाया गया। इसके तहत कलकत्ता में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजाह इम्पे, है ना। और सरकार को इसके अधीन ला दिया गया। अब क्या कहता है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 ईस्वी में, मतलब 8 सालों के बाद, और इसमें जितनी भी सारी कमियां थी उन सारे को दूर करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी, कहाँ के लिए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने, कानून बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। मतलब इसमें कहा गया कि आप बंगाल के लिए भी, बिहार के लिए भी और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाइए। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में बात की गई। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो दोहरे शासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, है ना। इसके तहत बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए लाया गया। तो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत हुआ? मतलब, है ना। तो किसके तहत? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के तहत। 1793 का चार्टर एक्ट क्या है? ये सारे चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप जब थोड़ा सा ऊंचा लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देने जाते हैं तो आपको ये सब जरूर देखने को मिलेगा। तो 1784 ईस्वी के तहत हम लोग क्या सीखे? तो इसके द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ। 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम क्या कहता है? तो इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। चलिए, ये भी किया गया। तो 1793 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। तो क्या क्या सीखे हम लोग? अभी तक सीखे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और क्या सीखे? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। बंगाल में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा।
कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना अभी हमने आपको बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। इन सारी बात को आप जरूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए 1793 का एक्ट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल वेतन से ही संबंधित है। 1813 का चार्टर एक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, है ना, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार छीन लिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, और किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन, क्या कुछ सीमाओं के अधीन, यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ सीमाओं के अधीन नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए, है ना। तो आप जरूर इसे याद रखिए। क्या 1700 कहाँ है ये आप जरूर याद रखिए कि 1793 1813 ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। 1793 तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल वेतन दिया गया इसके तहत। और 1813 का चार्टर अधिनियम है, 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, लेकिन पूर्व चीन के साथ और वगैरह वगैरह के साथ आपको व्यापार करते रहना पड़ा। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। बहुत देखिए, भारत नहीं आ सकता था ईसाई पादरी, है ना, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। तो सबसे पहले किस अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा प्रदान की गई? तो किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 भी कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? जरूर बताइए। तो कब की गया था? तो 1774 में किया गया था ना। अभी हम लोग कलकत्ता उच्च न्यायालय 1774 में पढ़े भी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। अब चलिए 1833 की बातें करते हैं। कहता है कि 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दी गए। मतलब अब कंपनी का अधिकार नहीं रहेगा कि मतलब भारत में केवल वही व्यापार करेगा। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया, है ना। कंपनी का अधिकार मात्र अब जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ देख सकते हैं आप, दो बातें यहाँ पर हम लोग क्या सीखे? तो एक बात ये कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं।